हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर शो का एपिसोड नंबर 51, जिसमें हम पूरे वीक के यानी कि 3 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता ही है, ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्टली दी करंट अफेयर शो से पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले आपने एनटीपीसी के एग्जाम में देखा होगा, फिर सीएचएसएल, फिर सीजीएल और अब एमटीएस के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन दी करंट अफेयर शो से बन रहे हैं। इसलिए दी करंट अफेयर शो के हर एपिसोड को फोकस के साथ फॉलो करा करें। और आज के एपिसोड का पीडीएफ फाइल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फटाफट आज के एपिसोड का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट डिस्कस करते हैं। देखिए, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, एलन मस्क और जेफ बेजोस के क्लब में शामिल हुए मुकेश अंबानी। फ्रेंड्स, हाल ही में ब्लूमबर्ग ने वर्ल्ड के 500 मोस्ट रिचेस्ट पर्सन की एक लिस्ट जारी की गई है, जिसको बोला गया है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। हाल ही में 7 अक्टूबर 2021 को यह पब्लिश की गई है, यानी कि एकदम लेटेस्ट है, जिसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड के जो सबसे अमीर इंसान है वो एलन मस्क है। दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस है और इसी लिस्ट में 11वें नंबर पर भारत के रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अपडेट है। डिटेल से आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ये नोट कर लीजिए, ये जो इंडेक्स जारी किया है किसने किया है? ब्लूमबर्ग ने किया है। इसको क्या नाम दिया गया? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स इसको दिया गया है। फ्रेंड्स, 3 रिपोर्ट हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ब्लूमबर्ग है, एक है फोर्ब्स लिस्ट और साथ एक हुरुन लिस्ट है, जो कि इंडिया के अंदर पब्लिश की जाती है। ये रिचेस्ट पर्सन की भी इंडेक्स जारी करते हैं और साथ ही फिलैंथ्रोपी यानी कि सबसे जो दानवीर इंसान है उनकी भी लिस्ट जारी करते हैं। तो तीनों इंडेक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पब्लिश हुआ है ब्लूमबर्ग इंडेक्स। अब इस रैंक के अकॉर्डिंग देखते हैं, नंबर 1 के ऊपर आप जो देख रहे हैं एलन मस्क आए हैं, जिनकी नेट वर्थ है $222 बिलियन। टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक है। सेकंड नंबर पर जेफ बेजोस आए हैं, जिनकी टोटल नेटवर्थ $191 बिलियन है। अमेजोन के ये फाउंडर हैं। थर्ड पर है बर्नार्ड अर्नोल्ट, जिनकी टोटल नेटवर्थ है 156 बिलियन। ये एक फ्रेंच कंपनी के मालिक है, LVMH। चौथे नंबर पर बिल गेट्स हैं $128 मिलियन के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, ये आपको पता है। लैरी पेज है 125 बिलियन डॉलर इनकी नेटवर्थ है और गूगल के ये को फाउंडर हैं, आप जानते होंगे। मार्क जकरबर्ग, फेसबुक 123 बिलियन। साथ ही आती है 11वें नंबर पर, जो कि है मुकेश अंबानी, जिनकी टोटल नेटवर्थ है $100.6 बिलियन। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक है, आपको पता है। और नंबर 9 पर स्टीव वाल्मर भी हैं, 106 बिलियन इनकी नेटवर्थ है। माइक्रोसॉफ्ट के ये सीईओ रह चुके हैं 2000 से लेकर 2014 तक, ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ रह चुके हैं स्टीव वाल्मर। तो भाई ये पूरी लिस्ट है, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इंपोर्टेंट एग्जाम में अक्सर ये चीजें पूछी जाती हैं। ये पूछा जाएगा कि किस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स याद रखिएगा। फोर्ब्स की लिस्ट भी आएगी, उसमें डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल ये लिस्ट है ब्लूमबर्ग की। क्लियर है? नेक्स्ट है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सेक्रेड पोर्टल को चालू किया। इस मंत्रालय को इंग्लिश में बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसको नाम दिया गया है सेक्रेड। इस पोर्टल के थ्रू होगा क्या, जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं 60 या फिर अबव 60, 60 साल या फिर 60 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है सीनियर सिटीजन को, उनको ये फिर से रोजगार प्रोवाइड करने में मदद करने वाला है, फिर से रोजगार ढूंढने में मदद करने वाला है। तो इस प्लेटफॉर्म का या फिर पोर्टल का नाम है सेक्रेड। सेक्रेड की जो फुल फॉर्म है नीचे देखिए, सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। यानी कि मंत्रालय ने ये साफ कर दिया कि ये हम गारंटी नहीं लेते कि हम ही तुम्हें जॉब प्रोवाइड करेंगे, नौकरी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एज अ प्रवक्ता के रूप में हम काम करेंगे, जॉब ढूंढने में मदद करेंगे, जहां तक हो पाया जॉब दिलाने में पूरी मदद करेंगे। तो ये स्पेशल सीनियर सिटीजन्स के लिए किया गया है, यानी कि 60 साल या फिर उससे ज्यादा जिन लोगों की उम्र है, जिनकी रिटायरमेंट वगैरह हो चुकी है, लेकिन फिर से वो नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो ये पोर्टल काम करेगा। यानी कि 60 से या फिर उससे ऊपर जिन लोगों की उम्र है
वो इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको जॉब के ऑप्शन दिखाए जाएंगे। तो जो ये मंत्रालय है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसने इसको लॉन्च किया है। और इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, नीचे देखिए, मिनिस्टर है वीरेंद्र कुमार। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर कौन है, वीरेंद्र कुमार। नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेक्रेड ये पोर्टल है किसने लॉन्च किया, किसके थ्रू इसको लॉन्च किया गया। तो याद रखिएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। क्लियर है, और मैंने आपको बता ही दिया ये है क्या। लद्दाख में विश्व का सबसे बड़ा खादी ध्वज फहराया गया। फ्रेंड्स, हाल ही में 2 अक्टूबर को गांधी जी की 152वीं जयंती पर विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कहां पर, लद्दाख की राजधानी लेह के अंदर। और ये तो आपको पता ही होगा, इस बार 2 अक्टूबर को गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई, 152वीं जयंती मनाई गई। छोटा सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। गांधी जी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था गुजरात पोरबंदर के अंदर। बेसिक सा पॉइंट है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इस बार 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जी की कौन सी जयंती मनाएगी, तो आपको पता होना चाहिए भाई 152वीं जयंती थी। तो 152वीं जयंती के उपलक्ष्य में ही ये काम किया गया, दुनिया का सबसे बड़ा खादी ध्वज फहराया गया। और ये खादी ध्वज था इसलिए गांधी जी को ही ये समर्पित था। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट जान लेता है। यह ध्वज 225 फीट लंबा, यानी कि 225 फीट लंबाई थी इस ध्वज की, साथ ही 150 फीट ये चौड़ा था, 150 फीट इसकी चौड़ाई थी, और लगभग 1400 किलोग्राम, बहुत बैठता है, 1400 किलोग्राम इसका वेट था। ठीक है, 1400 किलोग्राम, सोच के देखिए आप, इस ध्वज का वेट था यार, कितना होगा आप सोच के देखिए। यह ध्वज लगभग 37,500 वर्ग फीट को कवर करता है। इस ध्वज को तैयार करने में लगभग 49 दिन, यानी कि 50 दिन के आसपास इस ध्वज को तैयार करने में लग गए। तो यार अपने आप में बहुत बड़ा विशाल था। इसको धरती से लगभग 2000 फीट ऊंची एक पहाड़ी पर ले जाया गया लद्दाख में सैनिकों द्वारा, और वहां पर इसको फहराया गया। अब ये जो ध्वजा का मतलब ये समारोह हुआ था, इसमें कौन कौन शामिल थे, इसमें लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर भी शामिल थे, और साथ ही थल सेना के यानी कि इंडियन आर्मी के चीफ MM नरवणे भी शामिल थे। MM मतलब मनोज मुकुंद नरवणे भी शामिल थे। क्लियर है, समझ गए। कहां पर, लेह के अंदर। दुनिया का सबसे बड़ा ध्वज कहां पर फहराया गया, 2 अक्टूबर को लद्दाख के लेह के अंदर यह सबसे बड़ा ध्वज फहराया गया। नेक्स्ट है पासपोर्ट रैंकिंग 2021। विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान सिंगापुर का, भारत 90वें स्थान पर। सबसे पहले समझते हैं पासपोर्ट रैंकिंग आखिर है क्या। इसको एक नाम दिया गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। देखिए जितने भी इंडेक्स है, रैंकिंग है, ये कुछ ज्यादा ही कवर किए जा रहे हैं आजकल एग्जाम में, तो हर इंडेक्स और रैंकिंग के ऊपर फोकस बनाए रखिएगा। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स या फिर पासपोर्ट रैंकिंग 2021 भी हम बोलेंगे। लगातार 3 साल से पासपोर्ट रैंकिंग इंडेक्स जारी किया जा रहा है, और लगातार 3 साल से जापान टॉप पर बना हुआ है, यानी कि फर्स्ट रैंक लेके जा रहा है। अब ये पासपोर्ट रैंकिंग है क्या, किस बेसिस के ऊपर ये रैंकिंग दी जाती है डिफरेंट देशों को, क्योंकि भारत को 90वीं रैंक मिली है जो कि इतनी अच्छी रैंक नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ये रैंक दी जाती है उन देशों के पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ट्रेवल फ्रीडम पासपोर्ट को दी जाती है। ट्रेवल फ्रीडम का मतलब यह है कि जो ऐसे देश हैं जो कि अपने सिटीजन को ऐसा पासपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि ट्रेवल फ्रीडम हो, यानी कि जो बिना वीजा के ज्यादा से ज्यादा देशों में ट्रेवल कर सके, फ्री वीजा पासपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जापान हो गया, सिंगापुर हो गया। उन देशों को टॉप की रैंक मिलती है, यानी कि वो देश टॉप पर होते हैं। उन देशों का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना जाते हैं जो देश फ्री वीजा पासपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ऐसे पासपोर्ट जो बिना वीजे के ज्यादा से ज्यादा देशों के अंदर ट्रेवल कर सके। अब देखिए जापान जो देश है वो लगभग, जापान देश का जो पासपोर्ट है, जापान देश के जो सिटीजन हैं वो बिना वीजे के 192 जापान और सिंगापुर के जो लोग हैं उनके पास अगर पासपोर्ट है वो बिना वीजे के 192 देशों में ट्रेवल कर सकते हैं। तो यही है पासपोर्ट, यही है पासपोर्ट रैंकिंग, यही है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, और इसमें भारत को 90वां स्थान मिला है। समझ गए ना क्या है पासपोर्ट रैंकिंग। अब देखिए
जापान सिंगापुर 192 देशों में मतलब बिना वीजे के घूम सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। इस सूची में भारत की रैंकिंग 90वीं है। इस सूची में पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया सबसे नीचे है। पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया का जो वीजा है वो सबसे कम शक्तिशाली वीजा माना गया है। वहीं बुर्किना फासो तजाकिस्तान के साथ भारतीय पासपोर्ट 90वें स्थान पर है। इन देशों के पासपोर्ट धारक बिना वीजा के 58 देशों में प्रवेश कर सकते हैं। यानी कि भारत का जो पासपोर्ट है वो बिना वीजे के 58 देशों में ट्रेवल करने की अनुमति देता है, बिना वीजे के। जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, यहां पर बिना वीजे के जाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे देश हैं, ठीक है। तो इसलिए 90वां स्थान मिला है। पिछले साल भारत इस लिस्ट में लगभग 84वीं रैंक थी, इस साल 6 स्थान पीछे चला गया है। ओके, इस लिस्ट में भारत के पड़ोसी देशों को देखें। इस लिस्ट में भारत के पड़ोसी देश मसलन श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट की लिस्ट में शामिल है। इस लिस्ट में पाकिस्तान केवल सीरिया, इराक और अफगानिस्तान जैसे देशों में बेहतर प्रदर्शन कर पाया है। तो भाई ये जो देश है नीचे, नेपाल, भूटान, ये सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में जारी है और भारत को 90वीं रैंक मिली है, ये याद रखिएगा। और फर्स्ट रैंक किसको मिली है? जापान और सिंगापुर। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम 2022 से हटा हॉकी इंडिया। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन बने कि जो कॉमनवेल्थ 2022 होने वाले हैं उसमें भारत की कौन सी टीम हिस्सा नहीं लेने वाली है, तो आप सीधा सीधा आंसर लगा दोगे भारत की हॉकी टीम। भारत की हॉकी टीम 2022 के कॉमनवेल्थ में हिस्सा नहीं ले रही है। क्यों? इसका अपना एक कारण है, मैं आपको बताता हूं। हॉकी के जो प्रेसिडेंट है, यानी कि इंडियन हॉकी के जो प्रेसिडेंट है, उनका नाम है ज्ञानेंद्रो निंगोबम। नाम याद रखिएगा, ज्ञानेंद्रो निंगोबम इंडियन हॉकी टीम के प्रेसिडेंट है। उन्होंने साफ कर दिया है, उन्होंने ये फैसला लिया है कि 2022 कॉमनवेल्थ में भारत की हॉकी टीम हिस्सा नहीं लेगी। क्यों नहीं लेगी? इसका अपना एक रीजन है। देखिए, जो कॉमनवेल्थ 2022 होंगे वो कहां पर होंगे? ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के अंदर होंगे। कहां पर होंगे? ब्रिमिंगम में ये होने वाले हैं। 28 जुलाई 2022 से शुरू होकर 8 अगस्त 2022 तक चलेंगे। डेट नोट कर ली, इंपोर्टेंट है। आजकल स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। 8 अगस्त 2022 तक ब्रिमिंगम में कॉमनवेल्थ चलने वाले हैं और उसके बाद, उसके 32 दिन बाद ही 10 सितंबर 2022 से एशियन गेम शुरू होने वाले हैं, जो कि चाइना होंगजुओ में स्टार्ट होने वाले हैं। 25 सितंबर 2022 तक चलेंगे। तो भाई हॉकी टीम के प्रेसिडेंट का मानना यह है कि वो अपने खिलाड़ियों को रिस्क के ऊपर नहीं छोड़ सकती, क्योंकि केवल 32 दिन का डिफरेंस है और उनके अकॉर्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट एशियन गेम है कॉमनवेल्थ से, क्योंकि वो नहीं भेजना चाहती ब्रिटेन के अंदर अपनी टीम को, क्योंकि वहां पर रिस्क है। ब्रिटेन ऐसी कंट्री है जो कि कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित कंट्रीज में शामिल रही है, इसलिए रिस्क नहीं ले सकती कि वहां पर अगर खिलाड़ी गए और वो संक्रमित होकर आ गए तो वो एशियन गेम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसलिए भारत की हॉकी टीम के प्रेसिडेंट ने यह फैसला लिया है कि जो हॉकी टीम है वो केवल एशियन गेम में पार्टिसिपेट करेगी, जो कि 10 सितंबर 2022 से शुरू होने वाले हैं। कहां पर? चाइना हांगजो में होने वाली हैं। तो दोनों डेट नोट कर लीजिए। एक तो ब्रिमिंगम में ब्रिटेन में जो होने वाले हैं कॉमनवेल्थ 28 जुलाई 2022 से शुरू होंगे और वहीं पर एशियन गेम 10 सितंबर 2022 चाइना में शुरू होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं भाई इंपॉर्टेंट दिवस, महत्वपूर्ण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भाई यहां पर बात हो रही है वर्ल्ड टीचर्स डे की, और आपको पता है नेशनल टीचर्स डे हर साल भारत के अंदर 5 सितंबर को मनाया जाता है। यहां पर हो रही है वर्ल्ड टीचर्स डे की, जो कि दुनिया भर के अंदर 5 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। टीचर्स डे ऑब्वियसली टीचर्स का सम्मान करने के लिए, टीचर्स की महत्वता लोगों को समझाने के लिए, इसलिए यह दिवस हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और साथ ही 5 अक्टूबर 1966 को पेरिस के अंतर सरकारी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें टीचिंग इन फ्रीडम संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। जब इसे ये दिवस हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार इस दिवस का जो थीम था ये देखिए, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। नोट करिएगा वर्ल्ड टीचर डे का थीम क्या था? टीचर्स एट द हार्ट ऑफ द एजुकेशन रिकवरी। कंफ्यूज मत हो जाइएगा। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को और नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को केवल भारत के अंदर मनाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है
4 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है। यह दिवस भी इसलिए मनाया जाता है दुनिया भर के अंदर ताकि लोगों को पशुओं की महत्वता समझाई जा सके, पशुओं का अधिकार दिलाने के लिए लोगों के अंदर जागरूकता फैलानी, पशुओं का संरक्षण, पशुओं की रक्षा करने के लिए यह दिवस हर साल 4 अक्टूबर को दुनिया भर के अंदर मनाया जाता है। इस बार इस दिवस का जो थीम था, नोट करिएगा, टू क्रिएट अ सेफर प्लेस फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स इन आवर वर्ल्ड। नोट कर लिया थीम, टू क्रिएट अ सेफर प्लेस फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स इन द वर्ल्ड। ये थीम था वर्ल्ड एनिमल डे का। 4 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है मैं आपको बता चुका हूं, थीम नोट करिए। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। हर साल फ्रेंड्स 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, कब से मनाना शुरू हुआ, नीचे देखिए। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। ठीक है, 8 अक्टूबर 1932 को ही भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। तब ब्रिटिशर ही इंडिया के ऊपर राज कर रहे थे और आजादी से पहले इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि आजादी से पहले इंडियन एयरफोर्स को किस नाम से जाना जाता था। रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। आजादी मिलने के बाद रॉयल को हटा दिया गया और यह केवल इंडियन एयरफोर्स रह गया। और कब से मनाना शुरू हुआ था, 8 अक्टूबर 1932 से मनाना शुरू हुआ था, क्योंकि 8 अक्टूबर को ही इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है। अब देखिए जो इंडियन एयरफोर्स डे है, इस बार इसका जो थीम था या फिर मोटो था, देखिए आत्मनिर्भर एवं सक्षम। आत्मनिर्भर एवं सक्षम था। गाजियाबाद के अंदर जो एयरबेस है, हिडन एयरबेस, यहां पर हर साल अक्टूबर को भारतीय वायुसेना धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, गाजियाबाद तो हमारे काफी नजदीक पड़ता है। अभी 2 दिन पहले पता नहीं बहुत सारे फाइटर जेट जा रहे थे, बहुत सारे घूम रहे थे 8 अक्टूबर को। पता नहीं दिमाग में नहीं आया कि इतने सारे फाइटर, सब ये सोच रहे कि ये फाइटर जेट क्यों घूम रही है इतने, तब जाके मुझे आइडिया हो कि हाँ आज वायुसेना दिवस है इसलिए हो रहा है। तो गाजियाबाद के हिडन एयरबेस पर यह धूमधाम से मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे। नेक्स्ट है, ये फैक्ट है कहां गया, ये वाला जो फैक्ट है ये इंपॉर्टेंट है कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स को पहले बोला जाता था। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास जिसका नाम है मित्र शक्ति का 8वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। युद्ध अभ्यास के बारे में ऑब्वियसली आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, कई बार बता चुका हूं। युद्ध अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज होती क्या है, जहां पर 2 देशों के सेनाएं मिलकर एक साथ एक युद्ध अभ्यास यानी कि एक एक्सरसाइज करती है, आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं। दोनों देशों की सेना घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए इस एक्सरसाइज को करते हैं। तो हाल ही में भारत और श्रीलंका की सेना के बीच में एक युद्ध अभ्यास हुआ जिसका नाम है मित्र शक्ति। इसका नाम याद रखेगा, युद्ध अभ्यास का नाम है मित्र शक्ति, जो कि 8वां संस्करण 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 तक ये चलने वाला है। कहां पर आयोजित किया गया, श्रीलंका के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अंपारा, श्रीलंका के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अंपारा में इसको आयोजित किया गया। बस 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो भारत और श्रीलंका की सेना के बीच में हुआ, दूसरा मित्र शक्ति था और तीसरा 8वां संस्करण था। ये तीनों चीजें नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मित्र शक्ति। नेक्स्ट है रामायण के रावण अरविंद त्रिवेदी का निधन। फ्रेंड्स हाल ही में 6 अक्टूबर को रामायण में जिन्होंने रावण का रोल प्ले किया था, जिनका नाम था अरविंद त्रिवेदी, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका निधन हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि रामायण के अंदर जो रावण कैरेक्टर है वो मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर है और 6 अक्टूबर को जब इनका निधन हुआ ना, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके ऊपर शोक जताया। तो एग्जाम में गारंटीडली क्वेश्चन बनेगा। 2-3 चीजें याद रखिएगा, एक तो इनका नाम अरविंद त्रिवेदी था और साथ ही रामानंद सागर की रामायण में इन्होंने रावण का रोल प्ले किया था, अरविंद त्रिवेदी जी। लगभग 83-84 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है, हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई है। जन्म इनका 8 नवंबर 1938 इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था और जो इनका निधन हुआ है 6 अक्टूबर 2021 को कांदिवली मुंबई के अंदर इनका निधन हुआ है। बहुत ही पॉपुलर जो इन्होंने शुरुआत की थी ना अरविंद त्रिवेदी जी ने, इन्होंने गुजराती लोकल थिएटर से इन्होंने शुरुआत की थी, लोकल स्टेज से शुरुआत की थी, फिर गुजराती बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया, यानी कि गुजरात में बहुत ही पॉपुलर एक्टर रह चुके हैं। और फिर ये मुंबई है और आपको तो पता ही है फिर क्या क्या इन्होंने किया। तो नेक्स्ट है
मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को मिला नोबेल शांति पुरस्कार। आपको पता है हाल ही में नोबेल प्राइजेस की अनाउंसमेंट हुई है डिफरेंट कैटेगरी में, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिर फिजिक्स हो या फिर शांति हो। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नोबेल प्राइज सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना, वो नोबेल शांति पुरस्कार ही पूछा जाता है। इसलिए सबसे पहले मैं इसे ही कवर कर रहा हूं। हो सकता है कि नोबेल प्राइज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊं। तो हाल ही में जो अनाउंसमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंग जो शांति का नोबेल प्राइज दिया जाएगा वो मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को दिया जाएगा। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, ये है फिलिपिनो अमेरिकन जर्नलिस्ट, ठीक है, जिनका नाम है मारिया रेसा। और साथ ही स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, ये है रशियन जर्नलिस्ट जिनका नाम है दिमित्री मुराटोव। इन दोनों को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाएगा। और हर साल नोबेल प्राइज कब दिए जाते हैं, अनाउंसमेंट तो इनकी हो चुकी है। हर साल नोबेल प्राइज 10 दिसंबर को हर साल नोबेल प्राइज दी जाती है। डेट को नोट कर लीजिएगा, क्लियर है, हर साल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। और इन दोनों को शांति का नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। नाम नोट कर लीजिएगा, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। भारतीय हॉकी खिलाड़ी गुरजीत कौर ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड जीता। इस अवार्ड का नाम क्या है, यहां पर नीचे देखें, हॉकी स्टार अवार्ड 2020-2021 है। यह अवार्ड किसके थ्रू दिया जाता है, यहां पर देखिए FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के थ्रू यह अवार्ड दिया जाता है। FIH का हेडक्वार्टर कहां पर है, ल्यूजेन स्विट्जरलैंड के अंदर है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में हेडक्वार्टर भी पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इस अवार्ड की खास बात यह है कि वर्ल्ड वाइड वोटिंग के थ्रू यह चुना जाता है कि यह अवार्ड इस बार किसको दिया जाएगा। और टोटल 6 कैटेगरी में इंडियन हॉकी टीम ने बाजी मारी है, पुरुषों की भी और महिलाओं की भी। यानी कि चाहे बेस्ट कोच हो, बेस्ट प्लेयर हो, बेस्ट गोलकीपर हो, सभी कैटेगरी में ज्यादातर जो 6 कैटेगरी है वो इंडिया के पास आने वाला है। और आपको पता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला हॉकी टीम हो या फिर पुरुषों की हॉकी टीम हो, दोनों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंचा है। और बहुत साल बाद जो इंडियन हॉकी टीम है पुरुषों की, उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसलिए ऑब्वियसली अवार्ड तो बनता है। तो जो बेस्ट वुमेन प्लेयर अवार्ड है, ठीक है, वो गुरजीत कौर को मिला है। अवार्ड का नाम हॉकी स्टार अवार्ड है, गुरजीत कौर, ठीक है, जो कि महिला हॉकी टीम के एक बहुत जबरदस्त प्लेयर है। याद रखिएगा, बेस्ट प्लेयर का वो अवार्ड है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का। वहीं पर अगर पुरुषों की बात की जाए, हरमनप्रीत सिंह जो कि इंडियन हॉकी टीम के प्लेयर है, हरमनप्रीत सिंह, उनको पुरुषों की कैटेगरी में दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, नोट करिए, गुरजीत कौर को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है, अवार्ड किसके थ्रू दिया जा रहा है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। नेक्स्ट है, भारत और जापान की नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है GMAX का 5वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। अभी अभी मैंने आपको एक सेना अभ्यास के बारे में बताया था जो कि भारत और श्रीलंका की सेना के बीच में चल रहा है। उसका नाम बताइए, क्या आपको पता है? ऑब्वियसली भूल गए होंगे क्योंकि आपने नोट डाउन नहीं किया। उसका नाम था मित्र शक्ति। नोट कर लीजिए, वो सेनाभ्यास था, ये नौसेना अभ्यास है, यानी कि भारत और जापान दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में यह अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास 6 से 8 अक्टूबर 2021 के बीच चला। अरब सागर के अंदर इस अभ्यास को पूरा किया गया है और यह 5वां सेशन यानी कि 5वां संस्करण है GMAX का। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में GMAX के बारे में पूछा जाता है। तो GMAX का 5वां संस्करण भारत और जापान की नौसेना के बीच में हुआ, अरब सागर के अंदर हुआ। नेक्स्ट है, लास्ट है आज का, 9 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे वर्ल्ड पोस्ट डे, जो कि हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य यह है, जो हमारी डेली लाइफ में डाक की महत्वता रही है और साथ ही जो हमारी लाइफ में डाक उपयोगी साबित हुआ है, उसको दर्शाने के लिए हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। एक और बड़ा कारण है जिसकी वजह से 9 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन के लिए स्विट्जरलैंड में लगभग 22 देशों ने एक संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। और उसके बाद 9 अक्टूबर 1969 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन होने के उपलक्ष्य में, इसकी खुशी में 1969 में जापान के अंदर एक सम्मेलन हुआ था, जिसके बाद से घोषणा हो गई थी कि हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाएंगे। एक दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला जो डाक विभाग बना था दुनिया के अंदर, वो ब्रिटेन के अंदर बना था।
फर्स्ट जो डाक विभाग बना था 1516 में बना था ब्रिटेन के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर था, ब्रिटेन की राजधानी के अंदर, जिसको नाम दिया गया था रॉयल मेल। ठीक है, कहां गया रॉयल मेल, जिसको नाम दिया गया था। क्लियर है। पहला डाक विभाग कब बना था? 1516 में, ब्रिटेन लंदन में उसका हेडक्वार्टर था, नाम दिया गया था रॉयल मेल। उसके बाद यूएस मेल बना, उसके बाद पता नहीं क्या क्या मेल बन गए, तो ये सब कुछ चला था। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि पहला डाक विभाग कब बना था? 1516 ब्रिटेन के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। इसका पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगा। वे टू सक्सेस का जो टेलीग्राम ग्रुप है, वे टू सक्सेस के नाम से ही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर अपडेट और मोटिवेशनल कोट वगैरह आपको प्रोवाइड करता रहता हूं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।